आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी के टैक्स के इनवॉइस के बारे में बताने जा रही हूँ। बेसिकली इस इनवॉइस में क्या क्या एक सप्लायर को डालना है जो इशू करता है इनवॉइस, मैं आपको ये बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको जो है एक ड्राफ्ट फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये है आपका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट इनवॉइस का, जिसमें आप देखेंगे कि ये एक इनवॉइस है जो इशू करना होता है। अगर ये इनवॉइस आप चाहते हैं कि मैं आपको मेल कर दूं तो वो भी पॉसिबल है। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और एक मेल आईडी भी दिया है। आप या तो मेल कर दें या अपना मेल आईडी विद योर रिक्वायरमेंट इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको ये जो ड्राफ्ट है वो मेल कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना लॉ बता रही हूँ, तो हो सकता है कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें हों जो आपको इनवॉइस में डालनी है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको क्या क्या डालना है बस ये बता रही हूँ। तो सप्लायर का नेम, एड्रेस और GSTIN सबसे पहले। उसके बाद एक कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, हर फाइनेंशियल ईयर का यूनिक सीरियल नंबर होगा सबसे पहली बात। दूसरा, ये सीरियल नंबर 16 कैरेक्टर्स का होगा। इसमें अल्फाबेट्स आएंगे, नंबर्स आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि डैश होता है ना, ये होता है हाइफन होता है और ये होता है स्लैश, तो ये दोनों भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन। फिर आता है ये इनवॉइस कब इशू हुआ, वो डेट, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर इनवॉइस में ये डेट आएगी। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि सप्लायर का नेम एड्रेस GSTIN ना, वैसे ही रिसिपिएंट का नेम एड्रेस GSTIN आएगा या UIN। ठीक है। फिर अब अगर देखिए, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है और जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो 50,000 या उससे ज्यादा है, तो रिसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस आएगा, साथ ही साथ डिलीवरी का एड्रेस आएगा और जो जिस स्टेट में वो डिलीवरी हुई है और उस स्टेट का क्या कोड है, वो चीजें भी आपको इनवॉइस पे लिखनी है। तो मैं फिर से भी रिपीट करती हूँ कि इफ यू आर अगर आप जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स सप्लायर है, वाई रिसिपिएंट है और वाई एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है और टैक्सेबल सर्विसेज की वैल्यू 60,000 है। तो इस केस में एक तो इसका नेम आएगा, रिसिपिएंट का एड्रेस आएगा, फिर जो डिलीवरी है उसका एड्रेस आएगा, स्टेट का नाम आएगा और कोड आएगा, है ना, समझ आया। फिर गुड्स का HSN कोड या सर्विसेज का अकाउंटिंग नंबर, अकाउंटिंग कोड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, क्योंकि इसी कोड के बेसिस पे आपका टैक्स का रेट जो है वो डिसाइड होता है, तो ये ध्यान से आपको मेंशन करना है आपने इनवॉइस पे। फिर गुड्स या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन इसके बाद इनवॉइस में आएगा। ठीक है, ये 7th चीज है। 8th चीज पे चलते हैं, गुड्स का क्वांटिटी एंड यूनिट या फिर और इसका यूनिक क्वांटिटी कोड। तो गुड्स की क्वांटिटी, यूनिट और यूनिक क्वांटिटी कोड, ये इनवॉइस में आएगा। अब यूनिट आ गया, अब आएगी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि जो गुड्स आपने सप्लाई करे या सर्विसेज सप्लाई करी उसका वैल्यू क्या है। आइए हम इसको इनवॉइस में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये आइए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सप्लायर का GSTIN, नेम एड्रेस, सीरियल आ गया, डेट ऑफ इनवॉइस आ गया, ये चीज मैंने बताई थी आपको। फिर रिसिपिएंट का नेम एड्रेस, स्टेट कोड GSTIN, फिर डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने सारी चीजें लिख दी है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, आपको कितना मेंशन करना है इनवॉइस में। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, HSN या अकाउंटिंग कोड, क्वांटिटी, यूनिट के साथ रेट पर आइटम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहां तक मैंने बताया। फिर अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो भी आपको इस कॉलम में मेंशन करना है। फिर डिस्काउंट को माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रही है वो मेंशन करना है। अब अगर आप इनवॉइस में देखते जाइए, फिर मैं आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाऊंगी, तो फिर जो टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो, उसका रेट ऑफ टैक्स, उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है। और उसके बाद अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंगली कितना टैक्स पे हुआ। ठीक है। तो आइए अब यहां से कंटिन्यू करेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई,
फिर टैक्सेबल वैल्यू टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट या अबेटमेंट, ये बताया मैंने आपको। फिर रेट ऑफ टैक्स यानी कि सेंट्रल टैक्स पे कर रहे हैं या स्टेट पे कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड पे कर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी पे कर रहे हैं, एज द केस में भी उसका रेट। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट डाल दिया, अब अमाउंट ऑफ टैक्स। फिर अब देखिए, अब अगर सपोज करिए कि इंटर स्टेट कॉमर्स है, यानी कि एक्स तो दिल्ली में रहता है और वाई जो रिसिपिएंट है वो महाराष्ट्र में है, तो दिल्ली से महाराष्ट्र गुड्स जा रहे हैं, तो इस केस में एक तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लिखनी है और नेम ऑफ द स्टेट भी लिखनी है। ठीक है, तो इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ये चीज समझ आई। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई का प्लेस प्लस नेम ऑफ द स्टेट। ओके, फिर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से डिलीवरी का एड्रेस डिफरेंट है तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी मेंशन करना है। ऐसा हो सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ और हो और डिलीवरी कहीं और हो रही हो, तो इस केस में आपको एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी मेंशन करना है। फिर अगर रिवर्स चार्ज, मैंने बताया आपको कि अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो टैक्स कितना पेएबल है अंडर रिवर्स चार्ज वो लिखिए। फिर अब ये देखिए, अब ये आती है आपकी डिक्लेरेशन, ये नीचे आएगी। यहां पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द सिग्नेटरी यानी कि जो सप्लायर है उसका नाम और उसका सिग्नेचर और उसकी डेजिग्नेशन। भाई अगर सप्लायर है तो लिखेंगे ना सप्लायर। अच्छा डेजिग्नेशन, सॉरी मैं गलत बोल गई, कि अगर सप्लायर है तो उसका सिग्नेचर है डीएससी, और अगर सप्लायर अपने किसी को ऑथोराइज कर रहा है तो उसका सिग्नेचर या डीएससी। ठीक है, तो सप्लायर या उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर या डीएससी। नाउ यू हैव टू टेक केयर इन दिस थिंग कि किसी इंडस्ट्री में किसी जगह पे डीएससी अलाउड ही नहीं होता है, हाथ से सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप हाथ से सिग्नेचर करेंगे या किसी जगह पे ये मैंडेटरी होता है कि आपको डीएससी से ही करना है, तो वहां पे आप डीएससी से ही करेंगे। तो ये थी 16 चीजें, ये 16 थिंग्स तो आपको इनवॉइस में लिखनी है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रोविजोज आगे दिए गए जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैंने आपको एक जगह बताया था एचएसएन और अकाउंटिंग कोड के बारे में ना। अब उस एचएसएन कोड के कितने डिजिट्स या अकाउंटिंग कोड के कितने डिजिट्स इनवॉइस पे मेंशन होंगे, ये चीज कमिश्नर काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे कि कितने डिजिट्स इनवॉइस पे आने हैं। या अगर किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एचएसएन और अकाउंटिंग कोड मेंशन ही नहीं करना है तो वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको बताया जाएगा। और नोटिफिकेशन आपको जो है पीरियड भी बताएगी, भाई इस पीरियड के लिए आपको इतने डिजिट्स मेंशन करने या इस पीरियड के लिए आपको मेंशन ही नहीं करना है। तो ये चीज मैंने यहां लिखी, देखिए, may specify the number of digits of HSN code or accounting code that a class of registered person shall be required to mention, या class of registered person that would not be required to mention the HSN code or accounting code। ठीक है ना, समझ आया, ये पहला प्रोविजो था। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि लास्ट में डिक्लेरेशन में सप्लायर का नाम और एड्रेस आता है या उसके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का। अब अगर आपके पास अब आपके ऊपर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज 4 एप्लीकेबल है, आप उसके अंडर इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो उस केस में रेसिपिएंट का सिग्नेचर या डीएससी या उसके ऑथोराइज्ड रेप का सिग्नेचर या डीएससी आएगा। यही चीज मैंने यहां लिखी कि भाई वेयर एन इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 of section 31, it shall bear the signature or digital signature of the recipient or his authorized representative। ठीक है, अभी मैं ये सेक्शन नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो आपको रिसिपिएंट का या उसके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर या डीएससी देना है, वॉट एवर इज एप्लीकेबल ऑन यू। फिर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ना एक एंडोर्समेंट डालनी पड़ेगी, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, या आपने अगर टैक्स पे नहीं किया है तो सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर
बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके अकॉर्डिंगली ये एंडोर्समेंट अपने इनवॉइस पे डालेंगे। और क्लॉज 5 में जो भी डिटेल्स लिखी थी उनके बजाय आप ये डिटेल्स देंगे, रिसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस, डिलीवरी का एड्रेस और वो कंट्री जहां पे गुड्स जा रहे हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है ना। फिर से मैं बोलती हूँ कि आपको एक तो इन दोनों में से एक अंडरटेकिंग देनी है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, दूसरा रिसिपिएंट का नेम और एड्रेस देना है और डिलीवरी का एड्रेस देना है, प्लस कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन का नेम देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा रहे हैं तो आप ये कंट्री का नाम लिखेंगे, डिलीवरी जहां हो रही है उस कंट्री में उस एड्रेस को लिखेंगे और रिसिपिएंट का नेम और एड्रेस क्या है वो अलग लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्लॉज है ना, पहले मैं आपको समझाऊंगी फिर मैं बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे है। अगर एक रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए। उस केस में जो इनवॉइस इशू कर रहा है वो एक टैक्स इनवॉइस ना इशू करके एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा हर डे के क्लोज पे इन सप्लाईज के रिस्पेक्ट। अब पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ेंगे इसको, वेयर द रिसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, यहां से लेकर और एंड द रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच एन इनवॉइस। ये पहली चीज है जो आपको पढ़नी है। सेकंड यहां से पढ़नी है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 31(3) क्लॉज बी। ये सेकंड चीज पढ़नी है। थर्ड यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies। देखिए मैंने आपको मतलब तो समझा दिया, आपको ये ना लॉ कैसे समझते हैं ये भी पढ़ना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। आप अगर तोड़ के समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपको तो ये लैंग्वेज दिखेंगे तभी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप ये समझी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती इस लैंग्वेज में। तो थोड़ा ध्यान दें कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको टैक्स इनवॉइस की, ऐसे इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तो जो इशूअर है यानी कि एक्स है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वाई जिसको वो दे रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको ये बस एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे दे हर डे के क्लोज पे इन सप्लाई से रिलेटेड, बस। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हैं इनवॉइस के वो खत्म हो जाते हैं। एंड आई विल से अगेन कि ये जो आपका इनवॉइस है अगर आपको इसका ड्राफ्ट चाहिए तो आप मुझे मेल करें। कौन से ईमेल आईडी पे मेल करेंगे वो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए videoclassesforall@gmail.com, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, उस पर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप में कि आपको जो है ड्राफ्ट जीएसटी इनवॉइस का फॉर्मेट चाहिए। हम आपको यहाँ से खुद मेल कर देंगे। और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके वो क्वेरीज आंसर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।